नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। मैंने इस बीच कोई वीडियो इसके बारे में नहीं बनाया क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। लेकिन अब क्योंकि ये लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कुछ लोगों का कहना है कि कहीं इस लड़ाई के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए। ये जो मध्य पूर्व में जो हालात हैं वो तेजी से खराब होते दिख रहे हैं। एक तरफ इसराइल, एक तरफ हमास, एक तरफ हिजबुल्ला, एक तरफ हूथी, एक तरफ ईरान और दूसरी ओर पूरा अरब वर्ल्ड। इसराइल बेसिकली अरब वर्ल्ड से घिरा हुआ है और उसके सर्वाइवल की ये जंग है। इसराइल जिन दुश्मन देशों से घिरा हुआ है अपने, अगर वो इनसे इस तरह से नहीं निपटेगा तो इसराइल का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। इसलिए कह रहा हूं कि इसराइल अपनी सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, जिसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर घातक हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे आपने देखा हिजबुल्ला पर किस प्रकार अटैक किए गए, इसराइल की ओर से पेजर अटैक हुए, पेजर फटे कई लेबनान में। हिजबुल्ला के कई लोग उसमें मारे गए और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अगर मोबाइल फोन पे हाथ लगाने में डर रहे हैं लोग, पेजर में हाथ लगाओ वो फट गया। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसराइल ने मतलब इजाद किया, हालांकि उसने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें इसराइल ने ही सब कुछ किया धरा है। दूसरी ओर अभी आज ही खबर आई, दो खबरें महत्वपूर्ण है। एक तो जो ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट है महमूद अहमदी नेजाद, उन्होंने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने टर्किश टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के हर महकमे में, ईरान के हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में मोसाद की घुसपैठ हो चुकी है। मोसाद के एजेंट वहां बाकायदा हैं। ये एक बड़ी बात है, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लड़ाई के बीच बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से मोदी साहब ने बात की है, उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं पहले आपसे बात कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से ये लड़ाई अब आगे बढ़ रही है, इसमें इसराइल ने तो ऐलान जंग कर दिया है, बल्कि वो तो वॉर लड़ ही रहा है। और उसने ये कह दिया है, संकेत दे दिया है कि हिजबुल्ला के खात्मे के बाद हौथी और ईरान का नंबर है। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, जो कि सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता, वो कहीं छिप गए हैं। उनको सीक्रेट लोकेशन में कहीं छिपा दिया गया है। जिस प्रकार से हिजबुल्ला का जो कमांडर था नसरुल्ला, वो भी किसी बंकर में छिपा हुआ था, किसी बिल्डिंग के अंदर नीचे। वहीं पर इसराइल ने बम गिराया और वो मारा गया। और उसके मारने के बाद दुनिया में क्या हाहाकार मचा हुआ है। कुछ मुस्लिम देश, खासकर पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा रंजो गम है उनके मारे जाने को लेकर। कराची में भयंकर प्रदर्शन हुए हैं और उसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तमाम मौलवी और उसके समर्थक नसरुल्लाह के वो सड़कों पर उतर आए और वो अमेरिकन काउंसलेट की ओर बढ़ने लगे। उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की गई, फिर गोलियां चलाई गई, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि कराची में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान के टेलीविजन में भी मैं ये देख रहा था, एक तरफ तो पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के टीवी चैनलों में लगातार एक शो ऐसा हो रहा है जिसमें कि हिजबुल्लाह की हिमायत की जा रही है, हमास की हिमायत की जा रही है। ये दो तरफा है, ये दो चेहरा है पाकिस्तान का, ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो मुल्लायत है, जो कट्टरपंथ है, वो पहले से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अब खामनेई साहब जो है ना, वो बंकर में कहीं छिप गए।
ईरान के सुप्रीम लीडर। कल तक तो वो धमकी दे रहे थे कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इसराइल को, लेकिन अगर वो इतने ही बहादुर हैं तो फिर वो नीचे बंकर में क्यों छुप गए? तो इसराइल के पास तो ऐसी ऐसी तकनीक है कि वो तो पता लगा लेगा, वो तो पता लगा लेगा। जिस तरह से इस्माइल हानियान को मारा गया, आपको याद होगा, इस्माइल हानियान जो हमास का क्या था, वो सबसे बड़ा नेता था, लीडर, उसको किस तरह से ईरान में ही मार डाला गया। वो ईरान में ही छिपा था किसी गेस्ट हाउस में, वहीं इसराइल ने बम गिराया उसी गेस्ट हाउस पर और मारा गया। अच्छा, उसकी भी लोकेशन ये बताया जाता है कि किसने दी थी? खुद ईरान के एजेंटों ने दी थी। तो ईरान के अंदर जो विभीषण पल रहे हैं वो सबसे बड़ा डर है ईरान के लिए, और ईरान कहता है कि मैं इसराइल से लड़ूंगा, हम इसराइल का खात्मा कर देंगे। कुछ और देश भी हैं जो धमकी देते हैं। हालांकि इसमें ये शिया वर्सेस सुन्नी है, लेकिन इसमें मैंने ये चीज देखने में आ रही है कि जो सुन्नी देश है, खासकर सऊदी अरब, यूएई, कतार, ऐसे देशों की तरफ से कोई खास आवाज नहीं है, ये चुप है, क्योंकि यहाँ शिया है। हिजबुल्लाह शिया मुसलमान है, जो शिया संगठन है, जो हिजबुल्लाह है वो एक शिया संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और कहने वाले बताते हैं कि वहां पर उसकी एक समानांतर सरकार चलती है, और हिजबुल्लाह की इकोनॉमी भी बहुत मजबूत है। लेबनान पर उनका कब्जा है, 95% हिजबुल्लाह है वहां वहां का कब्जा है। बाकी लेबनान की सरकार तो बेचारी एकदम बेबस है, और उसने तो यूएन में यह अपील की थी कि हमको बचाइए। और अब यह सुना जा रहा है कि इसराइल ने लेबनान में भी घुसपैठ कर दी है। अब इसराइल के सैनिक लेबनान में घुस गए हैं, उनके टैंक तोप सैनिक इसराइल लेबनान में घुस गए हैं, क्योंकि लेबनान की जो सरकार है वो ये कह रही है कि हमको बचाइए। उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा हो गया। देखिए, एक वक्त में लेबनान एक बहुत ही रिच कल्चर हुआ करता था, उसको मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा करते थे। मिडिल ईस्ट का पेरिस, मूलतः वहां क्रिश्चियन थे, लेकिन बाद में सारे रिफ्यूजी आए, इतना इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इतने वहां पर इमिग्रेंट्स आए इलीगल तौर पर, खासकर मुस्लिम देशों से, तो वो एक डेमोग्राफी चेंज हुई। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि लेबनान एक खुशहाल, एक कल्चरली बहुत रिच और एक ओपन सोसाइटी कैसे कट्टरपंथ की गिरफ्त में आ गई, जब वहां हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने वहां पर अपना सिर उठाया। तो अब इसराइल की सेनाएं लेबनान में घुस गई हैं। अब आगे क्या होगा, ये तो देखने वाली बातें हैं, कुछ समय बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक न्यूज ये आई है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जो इसराइल के पीएम हैं, और उनसे क्या कहा है पीएम ने, मैं आपको जरा सा उनका ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं, जिसको लेकर भी काफी यहाँ पर हल्ला मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया कि स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया। टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड. इट इज crucial to prevent regional escalation and ensure the safe release of all hostages. India is committed to supporting efforts for an early restoration of peace and stability. तो भारत ने इस पूरे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए बात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिंसा हो रही है, मारे जा रहे हैं लोग, और उन्होंने जो रिसेंट डेवलपमेंट है उनके लिए उसको देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, और खुद ही ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा, साथ में ये कहा, बिल्कुल ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही प्रधानमंत्री ने, कि टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। अब इसको लेकर कुछ देश, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, उसके वहां ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उनको हिजबुल्लाह पर हमले के लिए बधाई दी। देखिए, एक बात बड़ी साफ है कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है। कश्मीर में हमारे वहां बरसों से टेररिज्म चल रहा है, आज भी लोग वहां पर, हमारे सैनिक वहां मारे जा रहे हैं आतंकवादियों के हाथों, पाकिस्तानी। तो लगभग एक जैसी मतलब प्रॉब्लम दोनों देश फेस कर रहे हैं, चाहे इसराइल हो चाहे, लेकिन कश्मीर की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी इसराइल और फिलिस्तीन की, ऐसा नहीं है।
जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन में जो रो रहे थे ना, उन्होंने गजा की तुलना कश्मीर से कर दी। तो ये तो पाकिस्तान के कुछ बड़े पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं कि ये कैसा मूर्ख आदमी है शहबाज शरीफ, कितना बेवकूफ इंसान है जिसने फलस्तीन के कॉज पर भाषण दिया और वो अपनी फलस्तीन की तुलना कश्मीर से कर रहा है। इसको कुछ पता ही नहीं है। जब भीख मांगने गया वहां पर, भीख लेके लौटा है 7 बिलियन, इसको पता क्या है? किसी ने बात थोड़ी की सिवाय एक तैयब अर्दगौन से गले मिले जो कि इनके भाई हैं। हालांकि टर्की ने भी अब कश्मीर पर इस बार अपनी कोई राय नहीं रखी यूएन में। जब भाषण दिया उन्होंने तो कश्मीर को उन्होंने स्किप कर दिया। उनको भी पाकिस्तान के बारे में पता चल चुका है। और एक मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की इन्होंने, बांग्लादेश के जो एडवाइजर हैं इस समय नए नवेले। तो खैर, अब प्रधानमंत्री ने जो बात की बेंजामिन नेतन्याहू से, कहा कि हम इस क्षेत्र में पीस चाहते हैं। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। जहां तक भारत की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से भी और जेलेंस्की से भी इस बारे में बात की। भारत ने पुतिन से, प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा था कि ये दौर लड़ाई का नहीं है, ठीक है। तो भारत एक बड़ी भूमिका वहां निभा रहा है। तो ये जो कुछ लोग यहाँ पर इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हिजबुल्लाह पर अटैक के लिए बधाई दी है नेतन्याहू को इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए, ऐसा नहीं है। भारत आतंकवाद से पीड़ित है। भारत का फर्म स्टैंड रहा है, स्टैंड बिल्कुल फर्म रहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ। तो ये बात उन्होंने कही, ठीक। अच्छा, अब लेबनान में घुस गई है जो इजरायली फौज है, वो लेबनान में घुस गई। अब देखिए क्या होता है। अब देखिएगा तेल और तेल की धार। इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है जी। इससे ये साबित होता है कि जब भी ईरान टारगेट बनेगा इसराइल का, क्योंकि अभी तक तो वो लेबनान में उलझा हुआ है, इधर हमास के साथ भी उलझा हुआ है, जब ये दोनों निपट जाएंगे और उसके बाद हouthi जो कि ईरान की ही एक प्रॉक्सी है। देखिए, ईरान एक ऐसा देश है, मैं आपको बताऊं, कि जिसके पास ताकत तो नहीं है, बहुत स्थिति खराब है, इकोनॉमिकली बहुत वीक है। ईरान सैंक्शन झेल रहा है, FATF की ब्लैक लिस्ट में है। लेकिन ईरान सबसे पंगा लेता है। उसकी प्रॉक्सी है, वो प्रॉक्सी के सहारे लड़ता है। उसकी एक प्रॉक्सी है जैसे हouthi जो यमन में है, दूसरी प्रॉक्सी उसकी है हिजबुल्लाह, और तीसरी उसकी जो प्रॉक्सी है वो है हमास, जिसने अटैक किया था सोते हुए इजरायलियों पर। 1200 इजरायली उसमें मारे गए थे अचानक। उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। देखिए, उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। शुरुआत हमास ने की थी, फिर हिजबुल्लाह ने उसका साथ दिया। तो अब हिजबुल्लाह की तो जो हो रही है गत वहां पर, वो आप देख ही रहे हैं। तो हिजबुल्लाह को ताकत कहां से मिलती है? हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है ईरान से, हथियार भी, पैसे भी। और पीछे से कौन? चाइना। चाइना जो हथियार भेजता है ईरान के थ्रू, वो हिजबुल्लाह को मिलते हैं। तो आपने एक चीज और देखी होगी कि चाइना का इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं आया। जो अभी तक जो नसरुल्लाह जो मारा गया है, बस उसने कहा कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह से कोई गोलमोल सा उसने बयान दिया है चाइना ने। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब जो ये महत्वपूर्ण जो खबर जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा ये बातचीत लंबी हो सकती है, ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, लेकिन इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। तो इसी बीच क्या हुआ है दोस्तों कि जैसे कि मैं ईरान की बात कर रहा था ना, कि ईरान अगला टारगेट है, तो ईरान बहुत इजराइल निपटा देगा, क्योंकि ईरान के अंदर वीकनेस ये है कि ईरान में मोसाद की जो घुसपैठ है बहुत ज्यादा है। हर महकमे में मोसाद के वहां पर एजेंट मौजूद हैं। और ये बात किसने कही है? महमूद अहमदी नेजाद, जो कि ईरान के एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मोसाद की इतनी घुसपैठ है ईरान के अंदर कि जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, जो कि सुप्रीम लीडर है, वहां के धार्मिक नेता हैं, जैसे अयातुल्लाह खुमैनी हुआ करते थे, इस समय ये खामनेई साहब हैं,
ये भी वहां सुरक्षित नहीं है, ईरान इनको मार सकता है। ये हम नहीं, ये किसने कहा है? महमूद अहमदीनेजाद, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट है ईरान के, एक्स प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद ने कहा कि एक ईरान में जो घुसपैठ है मोसाद की, उससे निपटने के लिए एक एंटी मोसाद यूनिट बनाई गई थी। वहां मोसाद विरोधी एक इकाई बनाई गई थी, और उसका चीफ किसको बनाया गया था? एक ईरानी अफसर को बनाया गया था, खुफिया अधिकारी को बनाया गया था। लेकिन क्या पता चला उसके बाद? ये पता चला जब जांच हुई, तो वो जो जिसको खुफिया अधिकारी बनाया गया था, जो ईरान का था, उसका उस वो खुद इसराइल का एजेंट निकला। बताइए, इतना इस शातिर तरीके से, जिसको ईरान ने खुफिया तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मोसाद के खिलाफ निपटने के लिए दी थी, वो खुद इसराइल का एजेंट निकला। इसके अलावा उसके साथ 20 और लोग थे दोस्तों, 20 और लोग थे। और इन्होंने क्या किया था इस अभियान में? तेहरान में एक गोडाउन था जिसमें ईरान के परमाणु हथियारों का विवरण था पूरा। उसमें 10,000 से ज्यादा उसमें डॉक्यूमेंट थे, और ये डॉक्यूमेंट मोसाद के एजेंटों ने केवल 6 घंटे में, तिजोरियां वहां थी, तिजोरियों को काटा और उससे निकाल लिया। बाद में ये सारे 20 एजेंट और वो जिसको चीफ बनाया था खुफिया यूनिट का मोसाद के खिलाफ, वो इसराइल भाग गए। आजकल वो इसराइल में रहते हैं। इस हद तक वहां पर घुसपैठ है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक हसन रोहानी थे, जो कि सलाहकार थे ईरान में। हसन रोहानी के एक मुख्य सलाहकार थे वहां पर, जो प्रेसिडेंट थे हसन रोहानी, उनके सलाहकार थे ईरान के। वो थे जिनका नाम अली यूनिसी था। उन्होंने 2022 में एक इंटरव्यू में ये बताया कि मोसाद ने पिछले 10 सालों में ईरान की विभिन्न राज्य यूनिटों में घुसपैठ की है। सभी अधिकारियों को अब अपने जीवन से डरने की जरूरत है। उनका जीवन, उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। मतलब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं ईरान के अंदर कि सरकारी अधिकारियों को उन्होंने खुलेआम धमकाना शुरू कर दिया है। खुफिया मंत्रालय में काम करने वाले एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने कहा कि जब वो भी खुफिया अधिकारी है, अली यूनिस, जिन्होंने ये बात बताई, वो हसन रोहानी के सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि मैं खुफिया यूनिट में खुद काम करता था और मुझे ये जानकारी जब मिली तो मैं खुद बड़ा दुखी था कि भाई ऐसा क्यों हो गया। अब देखिए, इसी सितंबर में आपने देखा कि 27 तारीख को इजराइल की फौज ने बेरूत पर अटैक किया और हिजबुल्लाह का जो चीफ था नसरुल्लाह, उसको मार डाला। जब यहां तक पैठ है लेबनान में, अब मैं तो ईरान की बात कर रहा था, लेबनान में जहां इतनी पैठ है वो साथ के खुफिया एजेंटों की, तो क्या आप सोचते हैं कि ईरान में क्या होगा? तो ईरान इस चीज से बहुत डरा हुआ है। ईरान इस चीज से बहुत डरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में, मैं भारत की बात करूंगा, जैसे कश्मीर में कुछ प्रोटेस्ट हुए, महबूबा मुफ्ती जैसी जो लीडर है हमारे वहाँ, पीडीपी की, जो चुनाव हो रहा है कश्मीर में, उसने नसरुल्लाह की मौत पर अपना चुनाव प्रचार रोक दिया, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए। अलगाववादी समर्थक महबूबा मुफ्ती का ये चरित्र देखा आपने। इसी तरह मैंने देखा कि लखनऊ के कुछ शिया हजरात जो हैं, वहां भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। यार, इतना दूर वहां वो है, यहाँ से इतना दूर इसराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, लेकिन आप प्रोटेस्ट कर रहे हो भारत में। आपको इससे क्या मतलब है यार? खैर छोड़िए, ये यहाँ पर क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ पर, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत ये लोग करते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है दोस्तों कि अब ये क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच रही है। आप सोचिए, फर्ज कीजिए कि अगर ये लड़ाई ज्यादा बढ़ती है तब क्या होगा? तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि वो रीजन ऐसा है, वहां से ऑयल आता है, ऑयल टैंकर आते हैं। तो भारत के लिए भी बड़ी दिक्कत है। यूथी विद्रोही कई टैंकरों को निशाना बना चुके थे, तो बीच में जब भारत ने बातचीत की थी ईरान से, तब वो रुके। तो ये जब लड़ाई लंबी होगी, अगर ईरान पर कहीं अटैक कर दिया, सोचिए, अगर
इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था, ईरान का क्या बनेगा? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अहमदी नेजाद है ना, महमूद अहमदी नेजाद, ये ये इन्होंने कहा है कि जो इसराइल के जो खुफिया एजेंट हैं, मोसाद के जो एजेंट हैं, उनकी पैठ जो है ना बहुत बढ़ चुकी है ईरान के अंदर। ये बहुत खतरे का संकेत है, इससे पता चलता है। और इन्होंने ये कहा कि अब खामनेई कहीं भी छिप जाए, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर कहीं भी छिप जाए, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा बचना। नसरुल्लाह के लिए कौन सोच सकता था कि वो उसको मार देगा इसराइल? तो ये है, बहुत बिगड़ती हुई स्थितियां हैं दोस्तों पूरे रीजन में। और भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शांति की पहल की है, पीस के लिए बात की है, लेकिन भारत का ये स्टैंड इस पर बिल्कुल साफ है कि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत खुद आतंकवाद का पीड़ित है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।